देश भर में वकीलों द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है? आज इस वीडियो में हम इसी वजह को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है और इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सरकार की तरफ से क्या बड़ा निर्णय लिया गया है। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। वीडियो की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं वीडियो की रूपरेखा को, यानी कि वीडियो में हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे खबर की। खबर क्या है, खबर चर्चा में क्यों आई है, यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि जिस कानून में संशोधन करने की बात हो रही है वो कानून कौन सा है और उस कानून में क्या कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन किए गए हैं। हम बात कर रहे हैं 1961 के एडवोकेट्स एक्ट की, तो एडवोकेट्स एक्ट जो है उसमें क्या प्रोविजन है उस पर बात करेंगे। फिर एडवोकेट्स एक्ट में जो संशोधन करने की बात हो रही है, जो नए बदलाव करने की बात हो रही है, वो नए बदलाव क्या हैं, उन बदलावों पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ संशोधन की आवश्यकता क्या है, यानी कि हमें बदलावों की जरूरत क्या है, सरकार ने बदलाव करने की बात क्यों की है। और फिर अंत में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर जो आपके विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं, उनको लेकर के क्या कहा जा रहा है, उसके पीछे के क्या रीजंस हैं, उनको भी यहाँ पर हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। अंत में एक सवाल आपके लिए होगा, जिस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और ये जो पूरा टॉपिक है आपका जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है, आप इसे इंडियन पॉलिटी के सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि हमारी खबर क्या है। तो खबर यदि आप देखें, खबर चर्चा में इस वजह से आई है क्योंकि देश भर में जो आपके विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उन विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से अंततः ये डिसीजन लिया गया है कि जो संशोधन किया जाने वाला था 1961 के एडवोकेट्स एक्ट में, उस संशोधन को अब थोड़ी समय के लिए टाल दिया गया है, उसको वापस लेने की बात की गई है। और सरकार ने कहा है कि सरकार उस संशोधन के स्थान पर एक नया विधेयक जो है जल्द ही पेश करेगी। तो ये पूरा मामला जो है आपके सामने चर्चा में निकल करके आया है। तो ये जो आपका विधेयक पेश होने वाला था, कौन सा विधेयक? एडवोकेट्स संशोधन विधेयक 2025। ये विधेयक करने क्या वाला था? ये विधेयक जो है वो बेसिकली आपका एडवोकेट्स एक्ट 1961 में बदलाव करने वाला था। तो अभी जो है सरकार ने इसको वापस ले लिया है, सरकार ने इसको विड्रॉ कर लिया है। अब सरकार इसके स्थान पर एक नया संशोधन विधेयक जो है जल्द ही पेश कर सकती है। अब उस पर बात करने से पहले कि जो संशोधन विधेयक लाया गया था उसमें क्या प्रोविजंस थे, हम ये भी देख लेते हैं कि जो आपका 1961 वाला कानून है उस कानून में क्या प्रोविजंस आपको देखने को मिलेंगे। 1961 वाले कानून की अगर आप बात करें, ये जो एडवोकेट्स एक्ट 1961 है मुख्य तौर पर भारत के जो तमाम अधिवक्ता हैं, भारत के जो तमाम लॉयर्स हैं, उनको नियंत्रित करने की बात करता है। उनको उन जो विधि का व्यवसाय है यानी कि लॉ का जो प्रोफेशन है उसको रेगुलेट करने की बात करता है। और जो आपके लॉयर्स हैं उनका आचार किस तरह का होगा, उनका व्यवहार किस तरह का होगा, उनका कंडक्ट कैसा होगा, इसको नियंत्रित करने के लिए सरकार की तरफ से 1961 में इस पूरे कानून को पेश किया गया था। इसी कानून के माध्यम से भारत में एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया है जो कि पैन इंडिया लेवल पर काम करता है। और अलग अलग राज्यों में भी बार काउंसिल के गठन की जो है प्रोविजन आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। इसके सेक्शन अगर आप देखें, जो आपका एडवोकेट्स एक्ट है इसका सेक्शन 4 बार काउंसिल ऑफ इंडिया के गठन की बात करता है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का काम क्या होगा उसको भी यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ से आपको नोट करना है, सबसे पहली बात तो ये है कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय इस वजह से है क्योंकि इसका जो गठन हुआ है वो सरकार के एक कानून के माध्यम से हुआ है। अब अगर आपने पीवाईक्यूज को पढ़ा है तो यूपीएससी ने एक बार प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को लेकर के सवाल पूछा था कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है क्या वो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है या फिर आपका एक प्राइवेट बॉडी है। तो इसी तरीके से अगर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को लेकर के सवाल पूछा जा सकता है तो फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को लेकर भी सवाल आ सकता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। अब बार काउंसिल का काम क्या है उसकी अगर आप बात करें तो बार काउंसिल का मेन जो काम है वो है आपका जो लॉयर्स होते हैं, जो एडवोकेट्स होते हैं, उनके आचार व्यवहार को नियंत्रित करना, उनके कंडक्ट को मैनेज करना। इसके अलावा लॉयर्स को रजिस्टर करने का काम भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। और एक जो मेन काम है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का वो है भारत में लॉयर्स की एजुकेशन कैसी होगी। भारत में जो आपके लॉयर्स होते हैं वो जो लॉ के कॉलेजेस हैं उनको रजिस्टर करने का काम भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। उन कॉलेजेस में क्या पढ़ाई होगी, क्या सिलेबस होगा, ये डिसाइड करने का काम भी जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में हमने देखा, 1961 के एक्ट की हमने बात की और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का काम क्या होता है
ये भी हमने समझ लिया है। तो ये ओवरऑल हमने बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बात की। अब यहाँ पर जो नए संशोधन थे उनकी बात करते हैं कि सरकार क्या नए बदलाव लेकर के आ रही थी। पहला अगर बदलाव आप देखें, सबसे पहले सरकार की तरफ से जो कानूनी पेशेवर होते हैं यानी कि जो लॉ प्रोफेशनल्स हैं, उनकी डेफिनेशन का विस्तार किया गया है, उसकी डेफिनेशन को एक्सटेंड किया गया है। पहले क्या होता था, पहले के कानून की अगर आप बात करें तो पहले के कानून में केवल जो लोग न्यायालय में लॉ की प्रैक्टिस करते थे उनको लॉ प्रोफेशनल के तौर पर डिफाइन किया गया था। लेकिन अब सरकार ने उन लोगों को भी लॉ प्रोफेशनल के दायरे में शामिल कर लिया है जो कि लॉ ग्रेजुएट तो हैं लेकिन कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो उनको भी क्या किया गया है, उनको भी यहाँ पर लॉ प्रोफेशनल के दायरे में शामिल किया गया है। तो कुछ प्रोफेशंस अगर आप देखें जो नए लॉ प्रोफेशन के दायरे में शामिल हुए हैं, तो जैसे आपका कॉर्पोरेट वकील हो गए। पहले कॉर्पोरेट वकीलों को अधिवक्ता के तौर पर या एडवोकेट के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाता था, लॉ प्रोफेशन के तौर पर नहीं देखा जाता था, लेकिन अब उनको भी लॉ प्रोफेशन के तौर पर स्वीकार कर लिया गया है। इसके अलावा इन हाउस काउंसलर्स जो हैं, इनको भी लॉ प्रोफेशन के तौर पर स्वीकार किया गया है। निजी और सार्वजनिक संगठन में जो आपके कानूनी सलाहकार होते हैं, उनको भी लॉ प्रोफेशनल माना गया है। वैधानिक निकायों और विदेशी फर्म जो हैं, इनके वकीलों को भी अब जो है भारतीय कानून के तहत लॉ प्रोफेशन के तौर पर, लॉ प्रोफेशनल के तौर पर स्वीकार किया गया है। तो सरकार ने ओवरऑल लॉ प्रोफेशनल का जो दायरा है उस दायरे को विस्तारित किया है, और अब जो है केवल आपका न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले लोग ही लॉ प्रोफेशनल नहीं होंगे, बल्कि न्यायालय से बाहर कानून से जुड़े हुए जो लोग हैं, जिन्होंने कानून की पढ़ाई की हुई है, उनको भी जो है आपका लॉ प्रोफेशनल के दायरे में शामिल किया जाएगा। ये पहला प्रोविजन हुआ। दूसरा प्रोविजन आपका बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन को लेकर के है। ये जो नया कानून है, जो आपका 2025 वाला विधेयक था जिसको बाहर कर लिया गया है, उस कानून का सेक्शन 33A जो था, सेक्शन 33A ये कहता है कि भारत में आप, भारत की जो अदालतें हैं, भारत के जो न्यायाधिकरण हैं, भारत के जो प्राधिकरण हैं, यहाँ पर केवल और केवल तभी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जब आप बार काउंसिल के साथ रजिस्टर हैं। और अगर आप बार काउंसिल के साथ रजिस्टर नहीं हैं तो फिर, और उसके बावजूद भी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। ये प्रोविजन अभी हम आगे देखेंगे, इसमें थोड़ा सा विस्तार भी किया गया है, जुर्माने को थोड़ा बढ़ाया गया है, उस पर अभी हम आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर क्या है कि अगर आपको भारत की किसी भी अदालत में, भारत का किसी भी ट्रिब्यूनल में, भारत के किसी भी प्राधिकरण में प्रैक्टिस करनी है, अगर आप जो है वहां काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बार काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन होना, बार एसोसिएशन जो है उसके साथ रजिस्टर होना अनिवार्य हो जाता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आप जिस क्षेत्र में रजिस्टर हैं, आप उसी क्षेत्र में रह करके काम कर सकते हैं, उसी क्षेत्र में रह करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रजिस्टर यहाँ पर हैं, काम कहीं और कर रहे हैं। अगर आपका काम शिफ्ट भी होता है तो आपको बार काउंसिल को 30 दिनों पहले सूचित करना पड़ेगा, बार एसोसिएशन को 30 दिन पहले आपको बताना पड़ेगा, और इसके लिए आपको अलग से शुल्क भी देना पड़ेगा, आपको जो है फीस का भुगतान भी करना पड़ेगा। अगर आप शुल्क नहीं देते हैं या आप नहीं बताते हैं तो फिर आपका जो है काम कैंसिल यहाँ पर किया जा सकता है। इसके अलावा जो एक एडवोकेट है, जो एक लॉयर है, उसके लिए यहाँ पर ये लिमिटेशन लगाई गई है कि वो जिस भी एसोसिएशन में रजिस्टर है, जिस भी बार एसोसिएशन में रजिस्टर है, जिस भी एरिया के एसोसिएशन में रजिस्टर है, वो व्यक्ति वहीं पर मतदान कर सकता है, कहीं और जाकर के मतदान करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन हुए। अब इस पूरे विवाद का, इस पूरी घटना का जो सबसे विवादित प्रोविजन है वो है आर्टिकल या सेक्शन 35A। सेक्शन 35A, ये जो नया प्रोविजन आया था उसका सेक्शन 35A जो है वो बेसिकली आपका स्ट्राइक पर रोक लगाता है, हड़ताल पर रोक लगाता है। सेक्शन 35A ये कहता है कि बेसिकली सेक्शन 35A के तहत जो आपके अधिवक्ता हैं और बार एसोसिएशंस के जो मेंबर्स हैं, उनके ऊपर हड़ताल पर रोक लगाई गई है, बहिष्कार को जो है प्रतिबंधित किया गया है। यानी कि जो आपके लॉयर्स हैं, वो जो लॉयर्स जो हैं वो आपका किसी भी कार्यवाही में जो है हड़ताल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये माना गया है, कानून में ये कहा गया है कि आपका, अगर आप हड़ताल करते हैं, अगर वकील जो है वो हड़ताल करते हैं तो इसकी वजह से कोर्ट की कार्यवाही प्रभावित होती है, और कोर्ट की कार्यवाही प्रभावित होने का मतलब ये है कि जनता को इसकी वजह से नुकसान हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर जो भी आपके लॉयर्स हैं, जो भी आपके वकील हैं, उन पर ये रोक लगा दी गई है, वकील जो है उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि वो यहाँ पर हड़ताल नहीं कर सकते हैं। और यही इस पूरे विवाद का सबसे जो है डिस्प्यूटेड टॉपिक है, इस पूरी घटनाक्रम जो है सबसे विवादित जो प्रोविजन है वो यही है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है,
यहाँ पर अगर आप देखें तो जो प्रोविजन है, जो कानून है, उसका जो आपका मसौदा है, जो ड्राफ्ट है, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो आपके लॉयर्स हैं वो सूचनात्मक या आप कह सकते हैं सिंबॉलिक विरोध कर सकते हैं, प्रतीकात्मक विरोध कर सकते हैं, लेकिन एक दिन से ज्यादा का विरोध यहाँ पर नहीं किया जा सकता। और वो भी एक दिन का विरोध आप तब कर सकते हैं जब कोर्ट की कार्यवाही पर उसका कोई प्रभाव ना पड़ रहा हो। अगर कोर्ट की कार्यवाही पर प्रभाव पड़ता है तो आपके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो है वो इस पूरे मसौदे में शामिल किया गया था। इसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा था और अब सरकार ने इस मसौदे को वापस ले लिया है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि आखिर जब सरकार ने मसौदे को वापस ले लिया है तो हम इस पर डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? तो हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि केवल इस पूरे विवाद में एक ही जो आपका प्रोविजन है वो डिस्प्यूटेड है। तो उम्मीद है सरकार जब नया प्रोविजन लेकर के आएगी, नया मसौदा लेकर के आएगी, तो बाकी सारे जो प्रोविजन हैं वो आपके वैसे ही शामिल होंगे और केवल एक प्रोविजन में बदलाव हो सकता है, सेक्शन 35A में जो है बदलाव किया जा सकता है। तो बाकी प्रोविजन तो हमारे लिए जानने जरूरी है और फिर विवाद क्या है उसको भी समझना इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने विवादित डिस्प्यूट क्या है, प्रोविजन क्या है, उस पर बात की। अब एक इंपॉर्टेंट सूचना है आपके लिए। सूचना ये है कि हमारा नोएडा वाला जो कैंपस है वहां पर नए बैचेस में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। तो हिंदी माध्यम से हैं चाहे आप अंग्रेजी माध्यम से हैं, दोनों ही माध्यम के जो बैच हैं वहां पर मौजूद हैं। तो अगर आप अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक एक्सपर्ट गाइडेंस प्राप्त हो, तो आप हमारे इस पूरे बैच से जुड़ सकते हैं। अब बैच से जुड़ना कैसे है? तो हमारा एक नंबर है, नंबर पर आप संपर्क कीजिए, नंबर नोट कर लीजिए 8750187501। इस नंबर पर आपको इस पूरे कोर्स के बारे में और डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। तो नंबर नोट करके रखिए अपने पास। कोई भी समस्या आती है, आपको किसी भी कोर्स के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो इस नंबर पर आपको और ज्यादा सूचना जो है मिल जाएगी। तो हमने सबसे पहले विवादित प्रावधान की बात की कि विवादित प्रावधान आपका क्या है, उसको हमने देखा। तो प्रतीकात्मक विरोध की अनुमति जो है यहाँ पर दी गई है, एक दिवसीय विरोध की अनुमति यहाँ पर दी गई है, लेकिन उसमें भी जो विरोध होगा उसकी वजह से कोर्ट की कार्यवाही पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये सबसे विवादित प्रावधान है। और भी कुछ प्रोविजन है, उन पर अगर आप बात करें तो एक प्रोविजन ये भी है, इसको लेकर भी विवाद हो रहा है। प्रोविजन ये है कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसमें केंद्र सरकार अपने 3 प्रतिनिधि नॉमिनेट करने वाली है। तो इसको लेकर भी यहाँ पर विवाद है। विवाद इस बात को लेकर के है कि सरकार अगर नॉमिनेट करती है तो इसकी वजह से बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो ऑटोनॉमी है वो प्रभावित होगी। तो एक यहाँ पर यह है कि तीन जो आपके मेंबर्स हैं वो नॉमिनेट किए जाएंगे सरकार की तरफ से। और आपको ये याद रखना है कि जो 3 मेंबर्स होंगे ये सॉलिसिटरी जनरल और अटॉर्नी जनरल से अलग होने वाले हैं। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन की भी बात की गई है। प्रोविजन किया गया है यहाँ पर जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसमें कम से कम आपका 2 महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है। तो ये प्रोविजन भी किया गया है। इसके अलावा अगर आप अवैध रूप से वकालत करते हैं, अगर आपने वकालत की पढ़ाई नहीं की है, अगर आप बार काउंसिल के साथ रजिस्टर नहीं हैं, तब भी अगर आप वकालत के पेशे को प्रैक्टिस करते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माने को लेकर के जो सजा है वो बढ़ाई गई है। सजा जो है वो 6 महीने की बजाय अब 1 साल कर दी गई है। और जो आपका जुर्माना है उसको 2 लाख से बढ़ा करके जुर्माना जो है वो आपका 2 लाख रुपए तक कर दिया गया है। तो ये ओवरऑल सजा की हमने बात की, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन हमने डिस्कस किए कि सरकार जो नया कानून लेकर के आई थी उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें आपका शामिल थी। अब हम बढ़ते हैं आगे, बातचीत करते हैं कि संशोधन की जरूरत क्यों है, सरकार ने क्या कहा है कि हमें ये संशोधन क्यों लेकर के आना है। सरकार ने संबंध में बताया है कि ये बदलाव कानूनी पेशे को पारदर्शी, निष्पक्ष और सभी के लिए सुलभ बनाने हेतु इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो आपका लॉ प्रोफेशन है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा सरकार का कहना है। तो सरकार के मुताबिक इस कानून के माध्यम से आपको लॉ प्रोफेशन में और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी। इसके अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया को और ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाया जा सकता है क्योंकि उसमें महिलाओं को शामिल करने की बात की गई है। तो और ज्यादा डाइवर्सिटी आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया में देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आप बात करें और ज्यादा प्रोविजंस की, तो इन प्रोविजंस के माध्यम से बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सरकार के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है उसको और बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर सरकार के 3 नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि सरकार और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करने वाले हैं, जिससे दोनों जो यूनिट्स हैं वो आपका कोऑर्डिनेशन के तौर एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के माध्यम से काम कर पाएंगी। इसके अलावा सरकार का कहना है कि इस पूरे विधेयक के माध्यम से, इस पूरे कानून के माध्यम से हम देश में जो विधि की शिक्षा है यानी कि जो कानून की पढ़ाई है उसको वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अधिवक्ताओं की पेशेवर योग्यता को बढ़ाने, भारत के कानून शिक्षा क्षेत्र को आधुनिक बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है।
और फिर इसके साथ साथ भारत में जो आपका गलत तरीके से कई लोग जो है वो लॉयर की प्रैक्टिस करते हैं, उसको रोकने भी की कोशिश भी जो है यहाँ पर सरकार की तरफ से की जा रही है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें, क्यों कानून क्यों लाया गया है उसकी हमने बात की। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इस कानून को लेकर के जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसके पीछे के क्या रीजन है। तो सबसे पहला हमने रीजन देखा कि यहाँ पर जो आपका आर्टिकल 35 है, आर्टिकल 35A जो है, ये सबसे विवादित प्रोविजन है। क्योंकि आर्टिकल 35A क्या कहता है कि यहाँ पर वकील जो हैं आपके, जो आपके लॉयर्स हैं, जो आपके एडवोकेट्स हैं, वो अब विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। अगर विरोध प्रदर्शन करते भी हैं तो कितना कर सकते हैं, केवल आपका सिंबॉलिक प्रोटेस्ट हो सकता है या एक दिन का प्रोटेस्ट हो सकता है। और एक दिन के प्रोटेस्ट में बेसिकली आप कैसे अपनी बात को सामने रख पाएंगे। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि ओवरऑल लॉयर्स के विरोध प्रदर्शन करने का जो अधिकार है, उस अधिकार का हनन यहां पर देखने को मिल रहा है। इसी बात को लेकर के सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन आपको देश भर में देखने को मिला। और लॉयर्स का यही कहना है कि वो भी भारत के नागरिक हैं, उनको भी संविधान से उतने ही अधिकार प्राप्त हैं जितने अधिकार एक सामान्य नागरिक को प्राप्त होते हैं। तो अगर एक सामान्य नागरिक को सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, तो फिर लॉयर्स को भी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार होना चाहिए। तो उनके अधिकारों का जो उल्लंघन यहाँ पर हो रहा है, उसी के खिलाफ आपको इतना ज्यादा विरोध प्रदर्शन, इतना ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। एक जो और तर्क है वो आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ऑटोनॉमी को लेकर के है। जो आपके लॉयर्स हैं उनका ये कहना है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सरकार से अलग निकाय है, और उसका ऑटोनमस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका स्वायत्त होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका स्वतंत्र होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सरकार अगर अपने 3 मेंबर्स बार काउंसिल ऑफ इंडिया में नॉमिनेट करेगी, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया फिर सरकार के इशारे पर काम करेगी, फिर सरकार के ढंग से काम करेगी, और ये आपका जुडिशियल इंडिपेंडेंस को प्रभावित कर सकता है। ये किसको? जुडिशियल इंडिपेंडेंस को प्रभावित कर सकता है। तो इसीलिए यहां पर बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो हमने 2 पॉइंट देखे, एक तो विरोध का अधिकार यहां पर प्रभावित हो रहा है, और एक आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ऑटोनॉमी जो है वो प्रभावित हो रही है। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है, तीसरा पॉइंट आपका बीसीआई द्वारा दिया गया है। बीसीआई यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ये कहना है कि सरकार ये जो नया कानून लेकर के आई है, इस नए कानून को बनाने में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की सहमति ही नहीं ली गई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से विचार ही नहीं किया गया। तो यहां पर सरकार एक कानून लेकर के आई है, किसके लिए? बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए, भारत के वकीलों के लिए, भारत के एडवोकेट्स के लिए। लेकिन उस कानून को बनाने के लिए वकीलों से ही विचार विमर्श नहीं किया गया, वकीलों से ही यहाँ पर बातचीत नहीं की गई। तो इसके लिए भी बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स कौन है यहाँ पर? सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं आपके वकील, आपके लॉयर्स, और उनके साथ ही यहाँ पर जो है आपका डिस्कशन नहीं किया गया है। तो ये 3 पॉइंट आपको इस विरोध प्रदर्शन में सबसे इंपॉर्टेंट देखने को मिले हैं। पहला है आपका बार काउंसिल की ऑटोनॉमी, फिर दूसरा है आपका वकीलों का विरोध करने का अधिकार, और तीसरा है आपका बार काउंसिल का डिस्कशन, बार काउंसिल के साथ डिस्कशन। तो इन 3 पॉइंट्स को लेकर के आपको विवाद देखने को मिल रहा था। और इस विवाद का परिणाम क्या रहा है? विवाद का परिणाम आपको यही देखने को मिला कि अंततः सरकार को इस बिल को वापस लेना पड़ा है। और अब सरकार का कहना है कि सरकार जो है अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ इसको लेकर के विचार विमर्श करेगी। लॉयर्स को ये कहा गया है कि आप अपना विरोध प्रदर्शन बंद कर दीजिए, और हम जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ जल्द से जल्द जो है विचार विमर्श करेंगे, और इस संबंध में जितने भी बदलाव हो सकते हैं उन बदलावों को कानून में किया जाएगा, और एक नया कानून जो है वो यहाँ पर जल्द ही पेश किया जाएगा। तो सरकार ने अपना पुराना कानून वापस ले लिया है और उसके स्थान पर नए कानून को पेश करने की बात जो है की गई है। तो ये ओवरऑल आपका पूरा टॉपिक हुआ जिस टॉपिक पर हमने डिस्कशन किया। अब अंत में एक करंट अफेयर का सवाल भी है आपके लिए। सवाल को नोट कर लीजिए, सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बार काउंसिल ऑफ इंडिया का नहीं है या बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा नहीं किया जाता है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए है वकीलों का पंजीकरण और नियमन करना, ऑप्शन बी है कानून की शिक्षा के मानकों को निर्धारित करना, ऑप्शन सी है न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, और ऑप्शन डी है वकीलों के आचरण और अनुशासन को बनाए रखना। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर आपको कंटेंट समझ में आया है, चीजें बिंदु समझ में आए हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।